So hello everyone, welcome to the new course that is core course। core के अंदर हम तीन, पहला कोर्स है MJ05, सेकंड कोर्स है MJ0607 और ये कोर्स मेजर वालों के लिए। मेजर का मतलब पहले ऑनर्स थे, तो ऑनर्स कोर्स में आपको पढ़ना है MJ5 MJ तीन कोर्स है। जो पहला कोर्स है MJ05, इट्स अबाउट मैथमेटिकल फिजिक्स का कोर्स है। जो कोर्स आपका MJ6 है, ठीक है, ये जो कोर्स है आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स का एडवांस कोर्स। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का जो फंडामेंटल कोर्स है वो MJ04 का ही MJC06 क्लियर है। और जो MJC07 कोर्स है, इट इज कोर्स अबाउट ऑप्टिक्स, वेव एंड, तो वेव तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था MJC02 में। और यहाँ पर प्योरली हम पढ़ेंगे वेव का जो अप्लाइड पार्ट है, इस ऑप्टिक्स को हम स्टडी करेंगे। क्लियर है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो पहला टॉपिक क्या है आपका? पहला टॉपिक है MJC05। ओके, तो ये जो कोर्स है, इस कोर्स में तीन चीज़ें हैं, इसको ध्यान दीजिए जरा, ठीक है। इस कोर्स के अंदर पहला क्या है? पहला पार्ट है मैथमेटिकल फिजिक्स। इसका जो यूनिट नंबर 1 एंड 2 है, दैट इज डेडिकेटेड फॉर मैथमेटिकल फिजिक्स। क्लियर है। और जो यूनिट नंबर 3 और 4 है, ये डेडिकेटेड है दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। तो पहला जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लिनक्स, ठीक है। लिनक्स के बारे में आपने सुना होगा, तो लिनक्स के बारे में से पढ़ना है आपको। ज़्यादा ब्रीफ में नहीं पढ़ना, आपको थोड़ी बहुत लिनक्स की जानकारी होनी चाहिए ताकि आप लिनक्स को रन कर पाए। ओके, तो पहला क्या स्टडी करना? पहला स्टडी करना है लिनक्स के बारे में, सॉरी सेकंड स्टडी करना है लिनक्स के बारे में। तो पहला कोर्स क्या है? पहला कोर्स है मैथमेटिकल फिजिक्स। सेकंड क्या है? सेकंड है प्रोग्रामिंग। क्लियर है, प्रोग्रामिंग। तो जब फ्यूचर में आप ये करेंगे, मतलब कि पीएचडी वगैरह करेंगे, okay, तो पीएचडी में एक सिमुलेशन मेथड होता है। आजकल मैक्सिमम चीज़ सिमुलेशन होता है। सिमुलेशन का मतलब जब आप किसी डिज़ाइन को बनाते हैं, तो डिज़ाइन को आप मतलब उसका वर्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है, ओके, तो आप डिफरेंट कोड के द्वारा बना सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं सिमुलेशन मेथड। क्लियर है। तो सिमुलेशन क्या होता है? सिमुलेशन रिसर्च का एक मेथड होता है कि आप लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो लैब के अंदर जो एक्सपेरिमेंट होता है, वहाँ पर बहुत सारा फैक्टर होता है, ओके, जो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट को डिस्टर्ब करता है। क्लियर है। तो सिमुलेशन में आप क्या करते हैं कि जो लैब का एक्सपेरिमेंट है, या लैब में ऐसा एक्सपेरिमेंट हो सकता है, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट को आप मॉडलिंग करते हैं या उसको डिजाइन करते हैं। इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, जिसमें कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज है फोर्ट्रन, ठीक है। तो आपको पढ़ना है फोर्ट्रन प्रोग्रामिंग के बारे में। क्लियर है। तो पहला चीज़ क्या पढ़ना है? पहला पढ़ना है मैथमेटिकल फिजिक्स, जिससे हम लोग बुक पढ़ेंगे HK दास एंड रामा वर्मा। इट इज बेस्ट बुक। इवन यदि आपको फ्यूचर में तैयारी करनी है नेट वगैरह की, क्योंकि ऑनर्स का मतलब ही है कि आप नेट में अपेयर होना चाह रहे हो, ओके, तो ये जो बुक है रिकमेंडेड बुक है नेट के लिए भी, और आपके कोर्स के अकॉर्डिंग भी ये बुक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना कि एज पर द UGC चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, सर कोर्स आपका रीमॉडल किया गया है। 23 से 27 4 साल का कोर्स हो गया है। तो पहले तो हमें पढ़ना है मैथमेटिकल फिजिक्स, यूनिट नंबर 1 2 है। इसके अलावा यूनिट नंबर 3 और 4 जो है, ओके, इट्स अबाउट मैथमेटिकल फिजिक्स एंड लिनक्स प्रोग्राम। क्लियर है। चलिए, तो देखिए भाई, टोटल 5 क्रेडिट कोर्स है, जहाँ पे 3 क्रेडिट जो है वो थ्योरी है, आई थिंक प्रैक्टिकल, ओ क्रेडिट प्रैक्टिकल है, वही प्रोग्रामिंग ही प्रैक्टिकल यहाँ पे होगी। तो पहला क्या है? पहला है कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट टेंसर एंड स्पेशल फंक्शन। तो यहाँ पे आपको मेनली पढ़ना है डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। इसके अलावा आपको पढ़ना है ऑर्डिनरी इंटीग्रल ऑफ वेक्टर्स, मतलब वेक्टर का हम कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। तो का होता है ऑर्डिनल और ऑर्डिनरी और पार्शियल, ये आप जानते हैं, ठीक है, आपने प्रीवियस कोर्स में स्टडी किया है। देन हमें डिस्कस करना है लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड, यानी वेक्टर फील्ड का वन डायमेंशन में, यानी कि एक पर्टिकुलर लाइन पे क्या इंटीग्रेशन होगा, सरफेस के ऊपर क्या इंटीग्रेशन होगा, और कैसे हम स्पेस मतलब वॉल्यूम के ऊपर कैसे उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। टेंसर के बारे में हमें डिस्कस करना है कि टेंसर का एलिमेंट्री प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। इसके अलावा दो तरह का टेंसर है, कॉन्ट्रावेंट और कोवेरिएंट टेंसर, ओके। इसके अलावा सिमेट्रिक टेंसर और एंटी सिमेट्रिक टेंसर, सिंगुलर पॉइंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देयर इंपॉर्टेंस। क्लियर है। तो पहला चीज़ क्या पढ़ना है? पहला आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, यानी स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। सेकंड पढ़ना है ऑर्डनरी इंटीग्रल। तो यहाँ पे पढ़ना है हमें वेक्टर फील्ड का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो लाइन लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन। फिर हमें पढ़ना है टेंसर के बारे में। टेंसर में क्या पढ़ना है कि टेंसर का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट टेंसर क्या होता है, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक टेंसर
क्या होता है। ओके, इसके अलावा हमें पढ़ना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल बारे में। तो इसमें सिंगुलर पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, इसके इंपॉर्टेंस को हमें जानना है। इसके अलावा फ्रोबेनियस मेथड होता है, एक मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो फ्रोबेनियस मेथड इट्स डिफरेंशियल, यहाँ पे उन्होंने गलत टाइप कर दिया, लीजेंडर यहाँ पे होगा, लीजेंडर यहाँ पे होगा। लीजेंडर स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है। ओके, तो हमें डिस्कस करना है लीजेंडर फंक्शन के बारे में, ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, इसके अलावा बेसल फंक्शन के बारे में, हर्माइट फंक्शन के बारे में और लेगर फंक्शन के बारे में। क्लियर है? तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट लीजेंडर, बेसल, हर्माइट एंड लेगर डिफरेंस फंक्शन के बारे में, और उस पर बेस्ड जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमें स्टडी करना है। ओके, नेक्स्ट, तो ये आपका यूनिट नंबर 1 हो गया। जो यूनिट नंबर 2 है ये है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला क्या था? पहला था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, और सेकंड क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे हमें डिस्कस करना है सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग सेपरेशन वेरिएबल मेथड। इस बारे में थोड़ा बहुत हमने डिस्कस भी किया था सेपरेशन वेरिएबल मेथड के बारे में, जो हमने कोर्स स्टडी किया था MJC 01, बट वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में हमें पढ़ना है इस चीज़ को। ओके, तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट सेपरेशन वेरिएबल मेथड, ओके, यूजिंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हमें पढ़ना है लेप्लास इक्वेशन के बारे में, जिसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, बट यहाँ ब्रीफ में डिस्कस करना है। तो लेप्लास इक्वेशन इन प्रॉब्लम्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, इसके अलावा सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल सिमेट्री। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेप्लास इक्वेशन, आपका जो MJC 06 का कोर्स है, कोर्स MJC जो 04 का कोर्स कंप्लीटली बेस्ड है लेप्लासियन के ऊपर। ओके, वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आइलर्स फार्मूला, ओके, डिमाइवर्स थ्योरम, रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या पढ़ना है? पहले पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ग्राफिकली दिखाते हैं। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x प्लस आई वाई, जहाँ पर x क्या है? रियल नंबर, y क्या है? रियल नंबर, और i क्या है? i आपका इमेजनरी नंबर है। फिर क्लियर? फिर आपने डिस्कस किया होगा कि x को हम दिखाते हैं x एक्सिस पर, मतलब रियल एक्सिस होता है x एक्सिस और y होता है इमेजनरी एक्सिस। ओके, आइलर थ्योरम, आइलर फार्मूला क्या होता है? तो e का पावर आई थीटा बराबर साइन थीटा प्लस कॉस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? आइलर फार्मूला के टर्म में जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दिखा सकते हैं। इसको आपने 11th में पढ़ा होगा, यहाँ दोबारा इसको रिकैप करना है। ओके, फिर डिमाइवर्स थ्योरम पढ़ा होगा आपने। इसके अलावा रूट कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। देन हमें डिस्कस करना है कि जो काउसी रायमन कंडीशन है वो क्या होता है। तो एलाइटिसिटी एंड काउसी रायमन कंडीशन, काउसी इनइक्वलिटी, काउसी इंटीग्रल फार्मूला, अलावा सिंपली एंड मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो ये आपका सिलेबस है यूनिट नंबर 2। अब इन दोनों के लिए हमें पढ़ना है HK10। क्या पढ़ना है? HK10। तो वी हैव टू स्टडी मैथमेटिकल फिजिक्स बाय HK। क्लियर है? जो किताब यहाँ पे दिया हुआ है रेफरेंस के तौर पे, बुक जो है यहाँ पर गिवन है, दिया हुआ है ना HK10। ओके, it is for unit number 1 and 2. Now come to the unit 3. यूनिट 3 है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स इन फिजिक्स। फिजिक्स में क्या यूज है कंप्यूटर का? तो देखो आजकल तो बहुत ज़्यादा यूज है कंप्यूटर का, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन हम करते हैं वो किसके ऊपर करते हैं? कंप्यूटर पे करते हैं। ओके, तो आप जो स्ट्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करते हो, या आप जो फिजिक्स के डिफरेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो, ओके, तो एक पावरफुल लैंग्वेज होता है पाइथन। आप पढ़ा होगा पाइथन के बारे में। तो आप क्या कर सकते हो? पाइथन से भी आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इंपॉर्टेंस है कंप्यूटर फिजिक्स। इसके अलावा कंप्यूटर क्या करता है कि प्रोसेस को बहुत फास्ट करता है, स्पीड अप करता है। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट क्या होता है? एल्गोरिथम का डेफिनेशन क्या है? प्रॉपर्टी क्या है? डेवलपमेंट कैसे होता है? फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? सिंबल गाइडलाइन टाइप क्या होता है? सम ऑफ टू मैट्रिक्स, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट सीरीज, कैलकुलेशन ऑफ साइन एक्स एज अ सीरीज। ओके, साइन एक्स एज अ सीरीज मतलब हमें साइन एक्स सीरीज के बारे में स्टडी। अब आगे देखिए, आगे क्या है? साइंटिफिक प्रोग्रामिंग यूनिट नंबर 4 है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, यूज ऑफ लिनक्स एंड एडिटर, लिनक्स एज एडिटर, सम फंडामेंटल लिनक्स कमांड, इंटरनल एक्सटर्नल कमांड एंड डेवलपमेंट ऑफ फोर्ट्रान। ठीक है, तो लिनक्स के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए, इसके लिए हमने एक बुक यहाँ पे रिकमेंड किया है,
तो either you join the course or if you want to do self study then you may buy this book Linux for beginners then black okay and Fortran के लिए ये बुक है, अच्छी किताब है ये, ठीक है ओके। माइक एमसी ग्रैथ का बुक है, इन दोनों बुक को आपको पढ़ना पड़ेगा ओके। चलिए देखिए क्या क्या है फोर्ट्रॉन में। यस तो यूज ऑफ लिनक्स एंड एडिटर सम फंडामेंटल लिनक्स कमांड ओके। डेवलपमेंट ऑफ फोर्ट्रॉन लैंग्वेज, बेसिक एलिमेंट क्या होता है फोर्ट्रॉन लैंग्वेज के अंदर, तो करेक्टर सेट क्या है, कांस्टेंट और उसका टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, इसका टाइप क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, कैसे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम ओके। ये बेसिक एलिमेंट होता है, जैसे कि आप जब पाइथन लैंग्वेज सीखते हो वहाँ पर भी होता है ना, या आपने सी प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत किया होगा तो उसमें पढ़ा होगा इंट के बारे में, इंटीजर के बारे में ओके। तो ये से यहाँ पे बेसिक करेक्टरिस्टिक होता है, टर्म होता है, ठीक है। कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड, वेरिएबल डिक्लेरेशन, कंसेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। ऑपरेटर तो कौन कौन सा ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल करेक्टर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हमें डिस्कस करना है फोर्ट्रॉन में। एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक रिलेशनशिप, लॉजिकल करेक्टर्स एंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन। फोर्ट्रॉन स्टेटमेंट यानी कि इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट क्या होता है, अनफॉर्मेटेड फॉर्म कैसा रहेगा, फॉर्मेटेड वे में कैसा होगा, व्हाट इज एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट एंड व्हाट इज नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, लेआउट कैसा होता है फोर्ट्रॉन प्रोग्राम का, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है ओके। जैसे आपने देखा हो जब आप सी प्रोग्राम को लिखते हो तो स्ट्रक्चर होता है ना, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम को लिखने का। फॉर्मेट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कोडिंग ओके, ये आपको डिस्कस करना है। तो ये हमारा कोर्स था MJC 05। इसके अलावा और क्या पढ़ना है इसमें, कंट्रोल सिस्टम पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है कि लॉजिक का कितना तरीका होता है, कितने तरीके का लॉजिक होता है, यानी सिक्वेंशियल लॉजिक, सिलेक्शन लॉजिक और रिपीटेशन लॉजिक। ब्रांचिंग स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं, लॉजिकल इफ, अरिथमेटिक इफ, ब्लॉक इफ, नेस्टेड ब्लॉक इफ ओके, सेलेक्ट केस, एल्स केस, इफ लेटर स्टेटमेंट, ये सब टाइप है आपको डिस्कस करना है। लूपिंग स्टेटमेंट तो डू कंटिन्यू, डू इंडो, डू वाइट, डू वाइल, इम्प्लाइड एंड नेस्टो, डू लूप्स, ये लूप का स्टेटमेंट का टाइप होता है, वैसे बहुत सारा टाइप होता है बट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है ओके। जंपिंग स्टेटमेंट क्या पढ़ना है, तो अनकंडीशनल गो टू, कंप्यूटेशनल गो टू, असाइंड गो टू, इसके अलावा सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स। फंक्शन एंड सब रूटीन, तो अरिथमेटिक स्टेटमेंट, फंक्शन, फंक्शन सब प्रोग्राम एंड सबऑर्डिनेट एंड एग्जांपल्स फ्रॉम, इसके अलावा फिजिक्स से कुछ प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे पाइथन फोर्ट्रन प्रोग्राम की सहायता से। फिर मैं आपको पाइथन भी बताऊंगा कि कैसे पाइथन से न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हैं, क्योंकि पाइथन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मतलब क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड लैंग्वेज है ओके। इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे ओके, क्योंकि मेरा जो PhD रिसर्च है वो इसी के ऊपर है, कंप्यूटेशनल प्रोग्रामिंग के ऊपर, कंप्यूटेशनल फिजिक्स के ऊपर, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा जानकारी है ठीक ठाक ओके। चलिए नेक्स्ट जो कोर्स है आपका सेमेस्टर 4 के अंदर ऑनर्स में, वो है MJC 06 कोर्स। ये जो कोर्स है ये MJC 04 का एक्सटेंशन है। आपने MJC 04 कोर्स पढ़ा होगा, सेमेस्टर 3 में पढ़ा था ना, सेमेस्टर 3 में पढ़ा होगा आपने ओके। तो जो 04 है उसी का एक्सटेंशन है, तो जो 04 है वो एंड हो जाता है मैक्सवेल थ्योरम से, और ये मैक्सवेल थ्योरम से स्टार्ट होता है ओके। तो ये मैक्सवेल के क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। इसके लिए जो बेस्ट बुक है, यदि आप फॉरेन ऑथर पढ़ना चाहते हैं तो मतलब बेस्ट बुक इंडिया माना जाता है डेविड जे ग्रिफिथ, सबसे अच्छी किताब ये होती है। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CSIR नेट, जो भी नेट की तैयारी करते हैं उस किताब को पढ़ते, आपको सेलेक्टिव पढ़ना है, आपको पूरा नहीं पढ़ना क्योंकि पूरा पढ़ पाना पॉसिबल है नहीं, तो आपका सिलेबस है। लेकिन स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करने का फायदा क्या होता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लैरिटी उसको लेकर रहेगा, कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर आपका रहेगा। तो जब फ्यूचर में आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको वहाँ पे मतलब प्रॉब्लम बहुत कम आप फेस करोगे ओके। बट देर आर टू वेज, एक तरीका तो ये होता है कि आप गेस्ट पेपर को पढ़ लीजिए, तो वो आसान तरीका है, मैं भी करा सकता हूँ ओके। बट गेस्ट पेपर पढ़ने से क्या होगा कि आपका फंडामेंटल उतना क्लियर नहीं हो पाए, क्लियर है। जब फंडामेंटल क्लियर नहीं रहेगा तो बाद में क्या होगा, फ्यूचर में जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठोगे या रिसर्च वगैरह में जाओगे ओके, तो क्लैरिटी नहीं होने के कारण शायद वहाँ पे आप लैग करो चीज़ों को या फेल अप हो सकते हो, ऐसा हो सकता है ओके। इसलिए बेस्ट किताब को पढ़िए, BSc में अच्छा से मेहनत कीजिए, और हमेशा किताब अच्छी किताब पढ़नी चाहिए ओके। इंटरनेट से कुछ भी उठा के मत पढ़ लीजिए ओके। तो बेस्ट बुक है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स बाय डेविड जे ग्रिफिथ, जो हम कोर्स के दौरान हम करवाते हैं ओके। तो ये इसका लैंग्वेज थोड़ा टफ है क्योंकि फॉरेन ऑथर की बुक है, बट इससे थोड़ा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में है। सत्य प्रकाश, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स बाय सत्य प्रकाश, दोनों बुक को मिलाकर कराया जाता है। आपका जो कोर्स होगा उसमें दोनों बुक को मिलाकर कोर्स को करवाया जाएगा। चलिए तो देखिए पहला क्या है, यूनिट 1 है मैक्सवेल इक्वेशन ओके। मैंने क्या बताया था कि ये जो कोर्स है ये स्टार्ट होता है कहाँ से, मैक्सवेल से, चूंकि
MgC04 मैक्सवेल पे क्या हुआ था, एंड हुआ था। तो मैक्सवेल ने क्या किया था, मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन को क्या किया था, कंबाइंड कर दिया था और उससे एक थ्योरी डेवलप किया था। उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोलते हैं। ओके, तो मैक्सवेल के क्वेश्चन में पहला कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। डिस्प्लेसमेंट करंट से आप क्या समझते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, तो मैक्सवेल इक्वेशन को पढ़ना है डिफरेंशियल इंटीग्रल फॉर्म में। इसके अलावा वेक्टर फील्ड से आप पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं, स्केलर पोटेंशियल से क्या समझते हैं, पॉन्टिंग थ्योरम क्या होता है, पॉन्टिंग वेक्टर क्या है, व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन, यानी क्वालिटेटिव आइडिया अबाउट एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इसी को पॉन्टिंग थ्योरम भी बोला जाता है। ठीक है, ओके। फिजिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, एनर्जी डेंसिटी का, मोमेंटम डेंसिटी से आप क्या समझते हैं और कैसे हमें डिस्क्राइब करेंगे लॉरेंज फोर्स को। आपने पढ़ा होगा लॉरेंज फोर्स के बारे में। लॉरेंज फोर्स जो है, ओके, तो हम क्या करते हैं, उससे हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फोर्स को। ओके, एफ इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। ओके, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। यूनिट नंबर 2 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन इन अनबाउंडेड मीडिया। दो तरह का मीडिया होता है, एक होता है अनबाउंडेड मीडिया और एक होता है बाउंडेड मीडिया। ठीक है, तो यूनिट 2 जो है वो आपका अनबाउंडेड मीडिया है, यूनिट 3 जो है वो बाउंडेड मीडिया। ठीक है, तो बाउंडेड मीडिया का मतलब क्या हुआ कि मीडिया बाउंड है यानी सम बाउंड्री कंडीशन। ओके, और अनबाउंडेड मीडिया का मतलब क्या है, मीडिया फ्री है यानी फ्री स्पेस जो होता है उसको बोलते हैं अनबाउंडेड मीडिया। ठीक है, तो जहां बाउंड्री कंडीशन अप्लाई नहीं होगा वहां पे बोलेंगे अनबाउंडेड मीडिया, और जहां बाउंड्री कंडीशन अप्लाई हो जाएगा दैट इज कॉल्ड बाउंडेड मीडिया। तो यूनिट नंबर 3 है बाउंडेड मीडिया और यूनिट नंबर 3 क्या है, अनबाउंडेड मीडिया। ओके, यहाँ पे क्या हमें डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है प्रोपोगेशन ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री मीडिया, है ना, फ्री मीडिया। इसके अलावा डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, तो डाइलेक्ट्रिक एक तरह का इंसुलेटर होता है। ओके, तो जब हम डाइलेक्ट्रिक के ऊपर हम क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक को फील्ड में रखते हैं। ठीक है, उसका बिहेवियर कंडक्टिंग हो जाता है। नहीं समझे, देखिए यहाँ पर ये एक डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज मूव कर जाएगा फील्ड के डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, फील्ड के अपोजिट मूव कर जाएगा। और समझ में, तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है किससे बनता है, डाइलेक्ट्रिक से बनता है। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर हमें देखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का किस तरह का क्या कहते हैं करेक्टरिस्टिक है, ये हमें स्टडी करना है। ओके, हमें स्टडी करना है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वेव इंपीडेंस, ये कैलकुलेट करना है। ओके, फिर हमें पढ़ना है कि प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्रू कंडक्टिंग मीडिया। तो 3 तरह के मीडिया है पढ़ना है हमें। कौन कौन सा मीडिया है देखिए जरा, तो हमें पढ़ना है फ्री मीडिया के अंदर, फ्री मीडिया के अंदर, देन वी हैव टू डिस्कस इन डाइलेक्ट्रिक, एंड देन हमें डिस्कस करना है कंडक्टिंग मीडिया के अंदर, कंडक्टिंग मीडिया के अंदर। ठीक है, तो जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन फ्री मीडिया और डाइलेक्ट्रिक के अंदर, तो वहां पे क्या क्या हमें कैलकुलेट करना है, तो वहां कैलकुलेट करना है, हमें प्रूव करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपोगेशन कांस्टेंट ये तीनों परपेंडिकुलर होगा। ओके, देन हमें फॉर्मूला डिराइव करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का और वेव इंपीडेंस का निकालना है। ठीक है, देन हमें डिस्कस करना है हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट थ्रू कंडक्टिंग मीडिया, और वहां कैलकुलेट करना रिलैक्सेशन टाइम और स्किन डेप्थ। ये 2 प्रॉपर्टी हमें कैलकुलेट करना है। ओके, देखो यूनिट 3 है ना बाउंडेड मीडिया। तो बाउंडेड मीडिया का मतलब क्या हुआ, बाउंड्री कंडीशन। तो पहले पढ़ना है बाउंड्री कंडीशन एट द प्लेन इंटरफेस बिटवीन 2 मीडिया। मान लो 2 अलग अलग मीडियम है, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कर रहा है, एक मीडिया से अदर मीडिया में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है जी, तो क्या होगा, वेव रिफ्लेक्ट होगा और वेव क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा। वेव क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा और वेव क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा। समझ में आ रहा है, जस्ट वेट फॉर, जस्ट वेट फॉर मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। ओके, तो हमें डिस्कस करना है, तो मैं बाउंड्री कंडीशन के बारे में बात कर रहा था। तो जैसे मान लीजिए कि एक इंटरफेस है, ये बाउंड्री हो गया।
अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है प्रोपोगेट कर रहा है यहाँ पर, तो ये इंसिडेंस है, यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा ये, और कुछ वेव क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो जैसे ही बाउंड्री आएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो बिहेवियर है वो कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। देखो वही आगे लिखा होगा, देखिए लिखा हुआ है ना, पहले पढ़ना है कि बाउंड्री कंडीशन क्या है एट प्लेन इंटरफेस, यही प्लेन इंटरफेस है, ठीक है, ये प्लेन इंटरफेस है, ये मीडियम नंबर 1 है और ये मीडियम नंबर 2 है, ये दोनों अलग अलग मीडिया है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव एट प्लेन इंटरफेस बिटवीन टू डाइलेक्ट्रिक मीडिया, तो दोनों मीडियम क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, ये पहला मीडियम भी डाइलेक्ट्रिक है और सेकंड मीडियम भी क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। इसके बाद क्या डिस्कस करना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, फ्रेनेल्स फार्मूला फॉर परपेंडिकुलर एंड पैरेलल पोलराइजेशन केस, ओके। तो तीन चीज पढ़ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि वेव को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट करना, प्रोपोगेट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन, नहीं समझे। देखिए जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो क्या करेगा, तीन डायरेक्शन में जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, क्लियर है। हमने इधर कुछ ब्लॉकेज लगा दिया, ठीक है, ब्लॉकेज लगा दिया कि हमने सिंपली क्या किया कि यहाँ पर कुछ ऐसा सरफेस बना दिया कि सिर्फ वाई एक्सिस से वेव ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। जब वेव यहाँ से निकलेगा तो क्या होगा, ये तो प्रेजेंट रहेगा बी, ये तो प्रेजेंट रहेगा, लेकिन हमने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट रहेगा और ये एब्सेंट रहेगा। यानी हमने क्या किया कि वेव को फोर्स कर दिया कि इसका एक ही कंपोनेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ट्रैवल कर पाएगा, इसको बोलते हैं वेव का पोलराइजेशन, ठीक है। ये भी क्या हुआ, जब हमने बाउंड्री लगा दिया, ठीक है, बाउंड्री के बाद ही तो वेव का प्रोपोगेशन रेस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। तो तीन चीजें पढ़नी है, क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फिर पढ़ना है फ्रेनेल का फॉर्मूला फॉर परपेंडिकुलर एंड पैरेलल पोलराइजेशन केस, वेबस्टर लॉ क्या होता है, रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हम कैसे निकालेंगे। रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये वेव इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये रिफ्रैक्ट हो रहा है, ओके। तो जितना वेव इंसिडेंट हो रहा है उतना ही तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ लॉस भी होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव, इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड वेव। तो रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव, इसकी एनर्जी का जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, क्लियर है। और जो ट्रांसमिटेड या रिफ्रैक्टेड वेव है और ये इंसिडेंट वेव है, इसका जो रेशियो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट या ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ओके। तो हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के बारे में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है और मेटेलिक रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 4 क्या है, कैसे हमें पढ़ना है पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पे पढ़ना है तीन तरह का पोलराइजेशन पढ़ना है, लीनियर, सर्कुलर और इलिप्टिकल पोलराइजेशन, ओके। इसके अलावा जो पोलराइजेशन है उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिस्टल को यूज करते हैं, ओके, ताकि लाइट को हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए फोर्स कर पाए। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है यूनी एक्सेल और बाइएक्सेल क्रिस्टल, लाइट प्रोपोगेशन इन यूनी एक्सेल क्रिस्टल, डबल रिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन बाई डबल रिफ्रैक्शन, ओके। यूनिट 5 है ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन का मतलब क्या हुआ कि वेव क्या करता है, वेव जो है, ठीक है, पर्टिकुलर मतलब कम्युनिकेशन क्या होगा, वायर के थ्रू होगा, होगा ना, या मीडियम के थ्रू होगा, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो हमें डिस्कस करना है कि प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्रू ट्रांसमिशन लाइन, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, स्टैंडिंग वेव क्या होता है, कि कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का मतलब रेजिस्टेंस कितना होगा, प्रोपोगेशन कांस्टेंट हम कैसे फाइंड करेंगे। इसके अलावा वेव गाइड, तो वेव गाइड का मतलब गाइडेड वेव, यानी कि वेव को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम डायरेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड गाइडेड वेव। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या होता है वेव गाइड का, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी एट इंटरफेस, एक्सप्रेशन फॉर फील्ड कंपोनेंट, ओके। इसके अलावा टीई और टीएम मोड, ठीक है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। प्रोपोगेशन प्रॉपर्टी हमें पढ़ना है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये स्टडी करना है। इसके अलावा व्हाट इज फील्ड एनर्जी एंड पावर ट्रांसमिशन। ऑप्टिकल फाइबर में हमें पढ़ना है न्यूमेरिकल एपर्चर, स्टेप एंड ग्रेड इंडेक्स, ओके, सिर्फ इसका डेफिनेशन पढ़ना है, डेरिवेशन नहीं जानना। सिंगल एंड मल्टीपल मोड फाइबर, ये हमें डिस्कस करना है, ओके। तो दिस वाज कोर्स नंबर 2, दैट इज MJC 06, ओके। थर्ड कोर्स क्या है आपका, देखिए, तो थर्ड कोर्स है MJC 07 और ये जो कोर्स है इसमें मैं पढ़ना ऑप्टिक्स के बारे में। तो ये जो कोर्स है इट इज एडवांसमेंट ऑफ कोर्स ऑफ MJC 02, क्लियर है। MJC 02, तो देखो भाई, MJC 05 था, इट वाज एडवांसमेंट ऑफ MJC 01। MJC 04 है, उसका एडवांस कोर्स क्या हो गया, MJC 06। और जो MJC 02 था, क्लियर है, उसका जो एडवांस कोर्स हो गया वो हो गया MJC
आ गया। यानी कोर्स क्या होता है, कोर्स आपस में इंटर भाई है। ओके, सेकेंड बुक है टेक्स्ट बुक फॉर ऑप्टिक्स बाय एन सुब्रमण्यम एंड ब्रिजलाल एन सुब्रमण्यम। तो आपको जो भी बेस्ट लगा पढ़ सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि अजय घटक पढ़िए, ठीक है। इसका लैंग्वेज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन काफ़ी अच्छी किताब है, इनका लैंग्वेज आसान है। बेस्ट जो भी लगता है, आई विल फॉलो दिस बुक इन। अब यहाँ पे क्या पढ़ना है, तो आपने पढ़ा होगा इंटरफेरेंस फिनोमेना के बारे में कि जब दो अलग अलग वेव जो होता है, ओके, ये एक वेव है और ये एक दूसरा वेव है। जब ये दोनों प्रोपोगेट करता है तो प्रोपोगेट करने के बाद क्या होता है, एक नया तरह का वेव का फॉर्मेशन होता है, तो बोलते हैं इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको, इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो हमें पढ़ना है, क्योंकि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो हमें जानना है कि व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड लाइट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब कैसे इवॉल्व हुआ कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। क्लियर है। तो इस थ्योरी को हमें डिस्कस करना है। तो पहले क्या था, पहले लाइट कॉर्पस्कुल था। कॉर्पस्कुल का मतलब न्यूटन ने बताया कि लाइट छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बना, उसको बोलते हैं कॉर्पस्कुल, ठीक है। बाद में फिर वेव थ्योरी आया जिसको बोलते हैं हाइजन, सॉरी, जिसमें बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, फिर आया आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आया। तो आइंस्टीन ने क्या बोला, आइंस्टीन ने बोला कि लाइट एक पार्टिकल है। तो बाद में ये एस्टैब्लिश हुआ कि लाइट का दोनों नेचर होगा, डुअल नेचर होगा, कि लाइट जो है वो वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है, पार्टिकल करेक्टरिस्टिक भी है। ओके, अब जो इंटरफेरेंस है वो लाइट का कैसा करेक्टरिस्टिक है, वेव करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। यानी कि लाइट जब शो करेगा इंटरफेरेंस, जब लाइट शो करेगा डिफ्रैक्शन, जब लाइट शो करेगा पोलराइजेशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कौन सा प्रॉपर्टी, वेव करेक्टरिस्टिक, ठीक है। लेकिन जब लाइट रिफ्लेक्ट करता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को, तो इसको हम बोलते हैं पार्टिकल करेक्टरिस्टिक। ये क्लियर है। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है लाइट का कौन सा करेक्टर, हमें पढ़ना है लाइट का वेव करेक्टर। कौन सा करेक्टर, लाइट का वेव करेक्टर। लाइट का डुअल नेचर होता है, तो लाइट का डुअल नेचर होता है कि कैसा नेचर होता है, लाइट का डुअल नेचर होता है, मतलब कि लाइट पार्टिकल भी है और लाइट वेव भी है, लाइट पार्टिकल भी है और लाइट वेव भी है। तो लाइट पार्टिकल है, ये कैसे एस्टेब्लिश होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एमजेसी 012 में। कहाँ पढ़ेंगे, एमजेसी 012, एक कोर्स है सेमेस्टर 6 के अंदर, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। उसका चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे। वेव करेक्टरिस्टिक है, तो लाइट क्या है, वेव करेक्टरिस्टिक, ये कैसे मालूम होगा, तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। क्या क्या है, इंटरफेरेंस। देखो ये जो पूरा कोर्स है ये वेव करेक्टर के बारे में है, ठीक है। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, समझ में आ गया। तो इस पूरे कोर्स में ये तीन चीज़ हमें डिस्कस करना है। तो पहले हमें पढ़ना है इंटरफेरेंस के बारे में। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका हिस्ट्री जानना है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव, कैसे हम वेव को कंबाइन करते हैं। इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होता है, इंटरफेरेंस दो तरीके से होता है, ठीक है। तो एक तरीका होता है कि वेव फ्रंट को डिवाइड कर दीजिए, एक तरीका होता है एम्पलीट्यूड को डिवाइड कर दीजिए। तो इंटरफेरेंस बाई डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, इसके लिए दो तरह का रिलेशन है, एक है फ्रेनेल बाइप्रिज्म और दूसरा है लैलोड्स सिंगल मिरर। और बाई डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, तो इंटरफेरेंस बाई फिल्म। न्यूटन रिंग क्या होता है, ये भी इंटरफेरेंस फिनोमेना है। कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटेंसिटी कैलकुलेशन, स्टॉक्स ट्रीटमेंट, ठीक है। इंटरफेरोमीटर एक मशीन होता है, डिवाइस होता है, जिसके द्वारा हम इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस पर एक्सपेरिमेंट किया था माइकलसन ने, इसलिए इसको बोलते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ठीक है। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर इन इट्स एप्लीकेशन, मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस इन पैरेलल बीम, फेबरी पैरोट इंटरफेरोमीटर, कोहेरेंस, स्पेशियल एंड टेम्पोरल कोहेरेंस। तो कोहेरेंस दो तरह का होता है, स्पेशियल और टेम्पोरल, ये हमें डिस्कस करना है। यूनिट 3 है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो यूनिट 1 2 क्या था, 1 2 था आपका इंटरफेरेंस, अगला क्या है डिफ्रैक्शन, और इसके बाद होगा पोलराइजेशन। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, सो कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन का कंडीशन क्या होता है, फ्रॉनहोफर ने कैसे डिफ्रैक्शन कैलकुलेट किया, भाई सिंगल स्लिट, ठीक है। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट, डबल स्लिट और मल्टीपल स्लिट, ये दोनों एक साथ होगा, इन्होंने गलत टाइप कर दिया भाई, ठीक है। क्या होगा, एक साथ, सॉरी। प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग क्या होता है, ग्रेटिंग के बारे में जानना है, ठीक है। तो ग्रेटिंग क्या होता है, इसको ग्रेटिंग बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं ग्रेटिंग। तो प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन लॉ, फ्रेनेल्स हाफ पीरियड जोन क्या होता है, जोन पीरियड का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज हाइजन फ्रेनेल प्रिंसिपल, ये क्या है।
डिफ्रैक्शन बाय सर्कुलर अपर्चर, डिफ्रैक्शन बाय स्ट्रेट एज, रेले क्राइटेरिया क्या होता है फॉर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर कैसे निकालते हैं ग्रेटिंग का, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। अब देखो आगे यूनिट फॉर पोलराइजेशन, तो पोलराइज लाइट एंड इट्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम प्रोड्यूस करेंगे पोलराइज लाइट को, बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन, निकोल प्रिज्म जो होता है इसको यूज किया जाता है पोलराइज करने के लिए लाइट को, तो निकोल प्रिज्म के बारे में थोड़ा हमको जानना है, क्वार्टर वेव प्लेट के बारे में जानना है, हाफ वेव प्लेट के बारे में जानना है, बेबीनॉट कॉम्पनसेटर क्या होता है, एंड हाउ टू प्रोड्यूस एनालाइज सर्कुलरली एंड इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। ऑप्टिकल एक्टिविटी और फ्रेनल थ्योरी क्या है, व्हाट इज बाइक्वार्ज पोलरिमीटर, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ लेजर, लेजर के बारे में पढ़ना है, आइंस्टीन ए बी कोफिशिएंट, ये भी लेजर से संबंधित है, तो ये तीनों संबंधित है लेजर से, ठीक है। तो एलिमेंट्री आइडिया ऑफ लेजर, आइंस्टीन ए बी कोफिशिएंट, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, होलोग्राफी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ओके, दिस हमें डिस्कस कर, ओके। तो ये आपका सिलेबस का डिस्क्रिप्शन था, कोर्स स्टार्ट हो चुका है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द कोर्स, यदि आप इंटरेस्टेड है कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि जनरली क्या होता है कि बच्चे लेट से कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए प्रॉब्लम सम होता है, क्योंकि कोर्स एक सेमेस्टर के लिए डिजाइन किया गया है और एक सेमेस्टर का टाइम भी थोड़ा कम है, कोर्स का लेंथ बहुत ज़्यादा है। तो इट्स माय एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट कि आप कोर्स को टाइम पे ज्वाइन करें। टाइम पे ज्वाइन करने से क्या होगा कि आपको मैक्सिमम क्लास मिलेगा, मैक्सिमम क्लास का एक्सपोजर मिलेगा, क्लास लाइव फॉर्म में होगा, तो लाइव फॉर्म में होगा तो लाइव फॉर्म में आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, जब क्लास को कोर्स को आप लास्ट में ज्वाइन करेंगे तो कोर्स तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जो बच्चे अभी कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो तो लाइव क्लास में कोर्स को एंटरटेन कर पा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे लेट से ज्वाइन करेंगे तो एक तो क्या होता है कोर्स काफ़ी ज़्यादा उनके लिए मतलब हैवोक हो जाता है। जैसे मान लीजिए जो कोर्स 6 महीने पढ़ना है, ओके, और उसको हमको 4 महीने का टाइम मिलता है, 4 से 5 महीने का टाइम मिलता है। अब उस 4 से 5 महीने के कोर्स को भी आप चाह रहे हो कि 1 महीने में कवर कर लें, क्लियर है, तो वो पॉसिबल तो है नहीं आपके लिए। तो अल्टीमेटली क्या होगा इस केस में कि आप कोर्स को शायद नहीं समझ पाओगे, ओके, या कोर्स को समझने में काफ़ी दिक्कत होगी आपको, ठीक है। तो इसलिए इट्स माई हम्बल एडवाइस कि फिजिक्स को सीखने के पर्पज से आप कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो कोर्स को टाइम पे ज्वाइन करना बेटर रहता है, कोर्स को लास्ट में ज्वाइन करो तो क्या होगा, एक आध सौ प्रॉफिट तुम्हारा हो जाएगा, यही प्रॉफिट होगा ना तुम्हारा, बट लर्निंग के सामने 100-200 का कोई वैल्यू है बताओ, नहीं वैल्यू है ना, ठीक है। तो इसलिए आप कोर्स को टाइम पे ज्वाइन कीजिए। तो कोर्स हैज़ बीन स्टार्टेड एंड टू ज्वाइन द कोर्स, ठाकुर सर एकेडमी का ऐप है, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है इंक्वायरी का, उससे इंक्वायरी कीजिएगा और इस तरह से कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। तो थैंक यू।